हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है तुलनात्मक लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टिकोण यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन एक नवीन अवधारणा का नाम है, परंतु इसे पूर्णतः नवीन नहीं कहा जा सकता। लोक प्रशासन के जनक माने जाने वाले वुड्रो विल्सन ने अमेरिकी प्रशासन व्यवस्था के विश्लेषण व अध्ययन में सुगमता हेतु यूरोपीय अनुभव पर बल दिया था। ऐसे तो विल्सन के अध्ययन का मुख्य विषय अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था ही रहा और अन्य राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का केवल नामों का उल्लेख मात्र किया गया। फिर भी इसे तुलनात्मक लोक प्रशासन की शुरुआत तो माना ही जा सकता है, क्योंकि इस नवीन अध्ययन पद्धति या विषय की शुरुआत 19वीं तो तुलनात्मक जो लोक प्रशासन है इसकी शुरुआत मानी जाती है। विल्सन के अध्ययन का मुख्य केंद्र क्या था? अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था रही है। अन्य राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को केवल नामों का उल्लेख किया गया। फिर भी क्या मान सकते हैं कि जो मुख्य केंद्र तो उनका क्या था? विल्सन का अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था था। अन्य राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उनको केवल नामों का उल्लेख मात्र था। फिर भी इसे क्या माना जा सकता है? लोक प्रशासन की सुविधा तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन माना जा सकता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन विभिन्न संस्कृतियों में कार्यरत विभिन्न देशों की सार्वजनिक प्रशासनिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। लोक प्रशासन को व्यापक बनाने के लिए यथा प्रशासकीय अध्ययन की व्यापकता, व्यवहारिकता और वैज्ञानिकता के लिए भी यह सर्वथा उपयुक्त है कि इसका तुलनात्मक या क्षैतिज अध्ययन किया जाए। निम्रोड राफली का कहना है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या होगा? विभिन्न संस्कृतियों के कार्यरत विभिन्न देशों की सार्वजनिक प्रशासनिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। मतलब प्रशासनिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। और लोक प्रशासन को व्यापक बनाने के लिए यथा प्रशासनिक अध्ययन की व्यापकता, व्यवहारिकता और वैज्ञानिकता के लिए सर्वथा उपयुक्त है कि इसका तुलनात्मक क्षैतिज अध्ययन किया जाए। अब डब्ल्यू रिक्स ने दी तुलनात्मक लोक प्रशासन की परिभाषा। तुलनात्मक शब्द का प्रयोग अनुभवमूलक तथा सिद्धांत निर्माण में सहायक अध्ययनों के लिए किया जाना चाहिए। तुलनात्मक लोक प्रशासन आदर्शमूलक उपागम से अनुभवमूलक उपागम की ओर जाने, विशिष्टता से सामान्य परकता की ओर जाने तथा गैर पारिस्थितिकी आधार को ढूंढने की प्रवृत्ति रखता है। रॉबर्ट जैक्सन के द्वारा तुलनात्मक लोक प्रशासन की 4 मान्यताओं का उल्लेख किया गया है, जिन्हें निम्नलिखित रूप में रखा जा सकता है। नंबर 1 हो गया, लोक प्रशासन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग संभव है तथा इसे वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। दूसरा हो गया, तुलनात्मक लोक प्रशासन इस मान्यता पर आधारित है कि लोक प्रशासन में मिली जुली प्रशासनिक संस्कृतियों का अध्ययन उसके विकास और उत्थान में अत्यावश्यक है। तीसरा हो गया, मिली जुली संस्कृति के अध्ययन से प्राप्त अनुभवमूलक निष्कर्षों को विशुद्ध और व्यवस्थित तुलनात्मक विश्लेषण के मार्फत जांचा जा सकता है। चौथा हो गया, ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस प्रकार का तुलनात्मक विश्लेषण प्रायोगिकता और सार्वभौमिकता की भिन्न भिन्न मात्रा के लिए सामान्यीकरण के विविध स्तरों पर प्रशासनिक प्रतिरूपों से संबंधित परिकल्पनाओं के निर्माण में मददगार साबित होगा। अंत में इस प्रकार की धारणा को लोक प्रशासन के सामान्य सिद्धांतों में स्वीकृत किया जा सके। तो ये हो गया, रॉबर्ट जैक्सन के द्वारा लोक प्रशासन की 4 मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो ये 4 मान्यताएं ही होगी। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति या स्वरूप परिवर्तनशील रहा है। प्रारंभ में यह विभिन्न देशों की सरकार के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित था। उसकी प्रकृति संस्कृति संबंध आदर्शात्मक और एक पक्षीय थी, जिसे अमेरिकी सहायता कार्यक्रम, न्यू डील पॉलिसी तथा वैदेशिक नीति का समर्थन मिला। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आए व्यवहारवाद ने लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र में भी परिवर्तन लाया। चूंकि लोक प्रशासन से ही तुलनात्मक लोक प्रशासन एक जुड़ी हुई अवधारणा, इसलिए व्यवहारवादी आंदोलन का प्रभाव इस पर भी लाजमी ही है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में भी तथ्यपूर्णता एवं वस्तुनिष्ठता की बात की जाने लगी है। तुलनात्मक लोक प्रशासन को वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार अध्ययन किया जाने लगा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाने लगा है। इस संबंध में रॉबर्ट डेहल के कथन को दोहराया जा सकता है, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता, तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने का दावा खोखला ही बना रहेगा है। 1952 में ब्रिस्टल में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑन कंपैरेटिव
एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तुलनात्मक लोक प्रशासन की दिशा में प्रथम प्रयास हुआ तथा एक उप समिति का भी गठन हुआ, जिसका उद्देश्य विदेशों में अध्ययन हेतु एक संगतिपूर्ण मानदंड का विकास करना था। 1953 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के गठन तक बरकरार रहा। यह भी स्पष्ट है कि इसी सोसाइटी द्वारा 1962 में तुलनात्मक लोक प्रशासन की स्थापना हुई। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति क्या थी? परिवर्तनशील रही। उसकी प्रकृति संस्कृति संबंध आदर्शमत एक पक्षीय था, जिसे अमेरिकी सहायता कार्यक्रम, न्यू पॉलिसी डील तथा वैदेशिक नीति का समर्थन था। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में आए व्यवहारवाद ने लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र में भी क्या किया? परिवर्तन लाए। क्योंकि लोक प्रशासन से तुलनात्मक लोक प्रशासन जुड़ी हुई अवधारणा इसलिए व्यवहारवादी आंदोलन का प्रभाव इस पर पड़ना भी लाजमी था। तो ये वैज्ञानिक बना तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति वैज्ञानिक बनी। तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र। तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के बीच एक रूपता का अभाव है। इनके विचारों को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। प्रथम हो गया बृहत रूप में। तुलनात्मक लोक प्रशासन बृहत रूप में संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। उदाहरण के तौर पर तुलनात्मक लोक प्रशासन भारत एवं अमेरिका की प्रशासनिक प्रणालियों का व्यापक विश्लेषण बृहत रूप में ही हो गया। उसके बाद हो गया मध्यम रूप में। मध्यम रूप में तुलनात्मक लोक प्रशासनिक प्रणाली के कई महत्वपूर्ण भागों का अध्ययन करता है, जिसका आकार और कार्यप्रणाली व्यापक होती है। उदाहरणार्थ भारत और अमेरिका नौकरशाही को तुलनात्मक अध्ययन के लिए रखा जा सकता है। तीसरा हो गया सूक्ष्म रूप में तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र। सूक्ष्म रूप में तुलनात्मक लोक प्रशासन एक संगठन का दूसरे संगठन से उसके पहलू को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण करता है, जैसे भारत की प्रशासनिक प्रणाली की भर्ती और अमेरिकी प्रशासन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में कई विषयों और तथा उप विषयों में बांटा गया। उनमें सिद्धांत निर्माण, उपागम, प्रशासनिक संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया, लक्ष्य एवं मानक, पारिस्थितिकीय अभिप्रेरणा, सत्ता, शक्ति आदि केंद्रीय अवधारणाओं के विवेचन को शामिल किया जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से प्रत्येक विषय के अंतर्गत अनेक उप विषय हो सकते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास के लिए उत्तरदायी कारण। तुलनात्मक लोक प्रशासन का इतिहास नवीन है और यह विकास के ही चरण से गुजर रहा है। यह क्या है? विकास के ही चरण से गुजर रहा है। इसके विकास में डेविड वॉल्ड हो गया, फेरेडेडी, स्टोक्स आदि विचारकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास के लिए उत्तरदायी कारणों को निम्नलिखित रूप में रखा जा सकता है। फर्स्ट कारण हो गया तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास का। लोक प्रशासन के परंपरागत दृष्टिकोण की अपर्याप्तता के कारण तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध काल में विदेशों के लोक प्रशासन से परिचित होने का मौका मिला, जिससे भी तुलनात्मक लोक प्रशासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा हो गया शोध के नए नए उपकरणों और धारणाओं के उदय ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में सहायता पहुंचाई है। चौथा हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति दो गुटों में विभक्त हो गई। एक का अगवा पूंजीवादी देश अमेरिका और दूसरा का साम्यवादी देश पूर्व सोवियत संघ था। दोनों गुटों ने अपने सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के लिए विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इससे भी तुलनात्मक लोक प्रशासन को बढ़ावा मिला। तो ये भी था, पूंजीवादी और साम्यवादी देश दोनों भी तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास के लिए उत्तरदायी थे। लोक प्रशासन के विद्वानों ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के स्वतंत्रता को गति दी। लोक प्रशासन की विषय वस्तु के व्यवस्थित स्पष्टीकरण हेतु भी तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन होता है। आज का जो युग है अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता का युग है और इस अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता का तकाजा है कि विभिन्न देशों के तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाए। लोक प्रशासन में तुलनात्मक विवेचना के कारण सिद्धांत रचना को वैज्ञानिक आधार मिला है। इसके फलस्वरूप सामाजिक विश्लेषण का क्षेत्र व्यापक बना है। जब समाज विज्ञानों में व्यवहारिक क्रांति हो रही थी और ज्ञान के व्यवहारिक पहलू पर जोर दिया जा रहा था, तो लोक प्रशासन में भी व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बनाया जाने लगा। अब कानूनी औपचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को नई दिशा मिली। इसके बाद हो गया तुलनात्मक लोक प्रशासन के पारिस्थितिकीय उपागम। लोक प्रशासन विशेषतः तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए पारिस्थितिकीय उपागम का प्रयोग किया जाता है।
वस्तुतः यह नवीन एवं अनुभवात्मक उपागम है जिसके विकास में व्यवहारवादी आंदोलन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। पारिस्थितिक उपागम के समर्थक विद्वानों में वाइडनर और F.W. रिक्स के नाम प्रमुख हैं। इन विद्वानों की मान्यता है कि लोक प्रशासन का अध्ययन पारिस्थितिकीय व पर्यावरणीय संदर्भ में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, तुलनात्मक लोक प्रशासन में पारिस्थितिकीय उपागम के द्वारा दो या दो से अधिक देशों की प्रशासकीय व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। इस उपागम में प्रशासकीय प्रणाली और उसके बाह्य वातावरण के बीच परस्पर संबंधों का परीक्षण किया गया है। इस प्रकार पारिस्थितिकीय उपागम में प्रशासनिक प्रणाली की संरचना एवं व्यवहार पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रभाव और पारिस्थितिकीय संरचनाओं पर प्रशासनिक प्रणाली के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। पारिस्थितिकीय उपागम के तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में नवीन परिकल्पनाओं, सामान्यीकरण एवं विश्लेषण परियोजनाओं तथा उपागम की प्राप्ति की संभावना प्रबल हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया तुलनात्मक लोक प्रशासन, उसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और तुलनात्मक लोक प्रशासन के जो विकास हुआ उसके लिए उत्तरदायी कारण, उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.